8 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं शो की। पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां ब्लैक सी में रूस के बड़े मूवमेंट से टेंशन बढ़ गई है। ब्लैक सी में रूस के 11 शिप और 2 सबमरीन देखे गए हैं, जिसके बाद टेंशन ऑल टाइम हाई। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, खेरसौं में 24 घंटे में रूस की सबसे बड़ी बमबारी देखी गई है। खेरसौं में रूस ने 495 शेल्स दागे हैं। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन की तरफ से बमबारी लगातार जारी। चौथी बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन का रूस पर बड़ा काउंटर अटैक देखा गया है। यहां यूक्रेन ने रूस के 12 कंसंट्रेशन कैंप पर हमला किया। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन का रूस पर बड़े हमले का दावा भी सामने आया है। यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के 14 ड्रोन मार गिराए हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्रामाटोर्स्क और ज़ैपोरिज़िया में धमाके की गूंज सुनाई दी है। ज़ैपोरिज़िया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी इसके बाद घोषित कर दी गई। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज फ्रांस से सामने आई है, जहां पेंशन रिफॉर्म्स के विरोध में किस तरीके से यहां पर लोग सड़कों पर है, उसके बाद विरोधियों से बर्बर सुलूक की तस्वीरें सामने आई। बुजुर्गों और महिलाओं को कुचलती नजर आई फ्रांस की पुलिस। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, रूस और तजाकिस्तान की ज्वाइंट वॉर ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रिल में दोनों देशों की 1200 सैनिक शामिल हुए हैं। और अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, बिग वॉल पर जल्दी से हम रख देते हैं और इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे ताकि आप समझ सके किस तरीके के हैं हालात। तो ये देखिए, ब्लैक सी में रूस के बड़े मूवमेंट की खबर सामने आई। खेरसौं में 24 घंटे में रूस की सबसे बड़ी बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन की बमबारी जारी है। और उधर हमने बताया आपको कैसे यूक्रेन का रूस पर बड़ा काउंटर अटैक भी देखा गया। इसके बाद आपको बता दें, खबर यह भी सामने आई कि जहां पर यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के 14 ड्रोन मार गिराए हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आई, क्रामाटोर्स्क और ज़ैपोरिज़िया में धमाके से जुड़ी हुई। फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म्स का जो विरोध कर रहे थे, उन बुजुर्गों और महिलाओं को कुचलती नजर आई वहां की पुलिस। इसकी तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे क्योंकि बहुत ही विध्वंसक तस्वीरें हैं। और वहां रूस और तजाकिस्तान की ज्वाइंट वॉर ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके बाद टेंशन कई सारे तरीके से बढ़ गए हैं। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा अटैक देखा गया है। बता दें आपको, रूस के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला हुआ है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से मिसाइलें दागी गई। और वॉर जोन में एक्शन में रशियन के T-80 टैंक भी नजर आए हैं। बता दें कैसे, यूक्रेन के एनवीओ जोन का वीडियो सामने आया है। राइफल यूनिट को बैक सपोर्ट देने की कोशिश का ये वीडियो। तस्वीरें आपके सामने है, रशियन T-80 टैंक के रूसी टैंक का हमला किस तरीके से इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक्शन में दिखाई दे रहा है रूस का T-80 टैंक। वыстрел! युद्ध क्षेत्र से लगातार इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें लगातार दोनों ही देश की आर्मी एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने किस तरीके से बड़ा अटैक किया है, रूस के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से रशियन T-80 टैंक का एक्शन वॉर जोन में देखने को मिला। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी तैयारी से जुड़ी खबर भी सामने आ रही है। घातक फैब 500 बम से हमला कर रही है रूस की फौज। क्रूज मिसाइल के साथ फैब 500 का इस्तेमाल हो रहा है। रूस ने फैब 500 बम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता की ओर से इस बात का दावा किया गया है। किस तरीके से फैब 500 बम का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर खबर सामने आई है। बता दें आपको, ये बहुत बड़ी खबर है। तो तीनों तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से हम रख रहे हैं। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किस तरीके से मिसाइलें दागी गई, उससे जुड़ी पहली तस्वीर आपके सामने है। डोनेस्क रीजन से ये तस्वीरें सामने आई।
दूसरी खबर आपके सामने जहां पर रशियन टी-80 टैंक वॉर जोन में कैसे एक्शन में नजर आया, और तीसरी तस्वीर और बड़ी खबर जहां पर क्रूज मिसाइल के साथ फैब 500 बम का इस्तेमाल किया गया, और खबर यह भी सामने आई कि अब इस बम का प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए, और खुद यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता की ओर से इस बात का बड़ा दावा किया गया। फ्रंट लाइन में फैब 500 बम से हमला और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। फ्रंट लाइन में फैब 500 बम से हमला, और ये कितना महत्वपूर्ण है इसको समझिए। फैब 500 को क्रूज मिसाइल में बदल रहे हैं, इसके साथ ही विंग्स और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से इसे लैस किया जा रहा है। इसके अलावा 500 किलो विस्फोटक ले जाने में ये बम सक्षम है। साथ ही साथ सुखोई 35, सुखोई 34 से इन बॉम्ब्स को लॉन्च किया जा रहा है। फैब 500 का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया, इसको लेकर बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन डर गया है, यूक्रेन में डर का माहौल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी फुल एंड फाइनल में जुड़ गए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूं, और एक एक कर हम इनका रुख भी करेंगे। बता दें मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर स्वागत है आपका। साथ ही साथ मुकेश कौशिक सर इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधाकर सर, जिस फैब 500 को लेकर अभी हमने जानकारी दी अपने दर्शकों को, मुझे याद है जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था, बस 10 दिन का वक्त बीता था, और दिमित्री कुलेबा ने किस तरीके से एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया था, और इस फैब 500 की तस्वीर जारी कर बोला था कि चेरनोबिल में ये फैब 500 बम गिराया गया है। गनीमत ये रही कि ये फटा नहीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ये गिरा, लेकिन जहां जहां गिरा और इलाकों में वहां फटा भी और कईयों की जान भी गई। अब इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बातें कही जा रही है। सर इसकी क्या कोई काट है यूक्रेन के पास, और ये कितने बड़े स्तर पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगा? सर प्रतिभा, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके चैनल में इनवाइट किया, और मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं, हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस सवाल की जवाब कहूँगा कि थोड़ा सा देना ठीक रहता है कि काफ़ी इंतजार के बाद स्प्रिंग ऑफेंसिव के संकेत काफ़ी क्लियर आ रहा है, और ये काफ़ी तादाद में बहुत तेज़ी रफ्तार से मोमेंटम पिकअप करने की संभावना है। जो सवाल आप कह रहे हैं, ज़रूर इसका इस्तेमाल करेगा। रशिया के पास 1500 करीब 75 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जिसमें से करीब करीब 184 आइदर डिफेक्टिव या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अभी भी कॉम्बैट रेसिड्यूल फोर्स जो है उनके पास काफ़ी तादाद में है। जो FA-500 की बात कर रहे हैं आप, ये बड़ा कारगर और काफी इफेक्टिवली ये दुश्मन के ऊपर ये हमला कर सकता है। बहुत नुकसान हो सकता है अगर उन्होंने नहीं किया है फर्स्ट फेज ऑफ बैटल या पहली साल में, तो अभी इसको काफी जोरदार और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मेरा असेसमेंट और मेरा कहना है। बैक टू यू फटी। मुकेश कौशिक सर, हम लोग लगातार इस बात पर जब चर्चा कर रहे थे, तो तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं, वो यही कह रहे थे जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे युद्ध की रणनीति भी बदलेगी। क्या इसी बदलती रणनीति का हिस्सा इसे माना जाए कि जो हम युद्ध की शुरुआत में देख रहे थे कि फैब 500 का इस्तेमाल किया गया था, और जिससे यूक्रेन बहुत ज्यादा डर गया था, अब एक बार फिर से उसी बॉम्ब के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है? देखिए प्रतिमा, आपको पता होगा कि रूस का जो बैकबोन है वो उसकी क्रूज मिसाइलें हैं, और क्रूज मिसाइलों पर अगर उसने फैब 500 को अपने वेपन हेड के रूप में इस्तेमाल किया है कि तो बहुत बड़ा विनाश वो यूक्रेन में कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा रूस को ये भी होगा कि 180 से 200 मीटर तक की उसकी रेंज भी है, और जहां भी सुखोई 34 या सुखोई 34 और 35 जा सकते हैं, उससे 200 किलोमीटर आगे की मार करेगा। दूसरी जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि ये 500 तक सीमित नहीं रहेगा, इसको फैब 1500 kg तक ले जाएगा रूस। और अगर इस तरह के विनाशक बम यूक्रेन में गिरेंगे तो जरूर रूस एक मतलब बड़ी सोच तैयारी से में परे विनाश होगा। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने जबरदस्त फायरिंग की है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। तो बता रहे हैं रूसी सेना ने किस तरीके से जबरदस्त फायरिंग की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, और इसमें यूक्रेन ठिकाने पर रूस का जबरदस्त हमला।
Выстрел! और बात बाखमुत की करें तो यहां पर रूस यूक्रेन में एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। यूक्रेन ने हाइमार्स आर्टिलरी से जोरदार फायरिंग की है। हाइमार्स से एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त हैवी फाइटिंग का दौर बाखमुत में जारी है। वही बाखमुत जहां पर लग रहा था कि निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जंग और कभी भी ऐलान हो जाएगा कि बाखमुत रशिया के कंट्रोल में है, लेकिन यहां पर यूक्रेन पूरी तरीके से टक्कर देता हुआ। उधर चेचन लीडर रमजान कादिरोव की चेतावनी भी सामने आ गई है। बता दूं आपको, यूक्रेनी काउंटर अटैक में भारी नुकसान झेलेंगे, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। रूसी इलाकों पर अगर हमला हुआ तो यूक्रेन को ये भारी पड़ेगा। रूसी सैनिकों के लिए बेहतर होंगे जंग के हालात। तो इसे चेतावनी माने या फिर डर? कादिरोव की चेतावनी क्या है, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके लिए हमने तैयार किए। फिर एक्सपर्ट्स का हम रुख करेंगे, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से। ये देखिए कि कादिरोव की चेतावनी, यूक्रेनी काउंटर अटैक से रूस को फायदा, कादिरोव का डर, क्रीमिया पर हमला हो सकता है, इस बात की आशंका कई बार जाहिर की गई है। यूक्रेन की फौज को ज्यादा नुकसान, ये कादिरोव की चेतावनी है। लेकिन कादिरोव का डर क्या है? यूक्रेनी फौज पूरी तैयारी के साथ आएगी, इस बात का डर भी उन्हें सता रहा है। रूसी सेना अपने इलाके में ज्यादा महफूज है, ये कादिरोव की वार्निंग है। तो उनका डर क्या है? रूसी सेना को अपना बेस खोने का डर लगातार सता रहा है। साथ ही साथ रूसी सेना के मुफीद होंगे युद्ध के हालात उनके लिए, यानी कहीं ना कहीं ये मुफीद हालात होंगे। और उनका डर क्या है? रूसी सेना पर युद्ध जीतने का दबाव होगा। तो ये रमजान कादिरोव की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस पर मैं बात करना चाहूंगी विनोद सर, बाखमुत को लेकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, किसकी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर कामयाब होती नजर आ रही है और कौन यहाँ पर आपको फेल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि शुरुआत में कहा जा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी कि बाखमुत पर तो फतेह हासिल कर ली गई है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा सर। देखिए, बाखमुत बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हाई वैल्यू टारगेट है और ये कम्युनिकेशन सेंटर है। तो इसमें जाहिर है रूस चाहेगा कि वो अपना वर्चस्व इसमें बना के रखे और इस पर जल्दी से जल्दी कब्जा करे, लेकिन यूक्रेन भी इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा है। तो जिस तरह से यूक्रेन उसको डिफेंड कर रहा है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से पूरा यूक्रेन ने अपनी जो फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज किया है, हम अभी थोड़ी देर पहले अपने स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव की बात कर रहे थे। तीन चीजें इसमें डिक्टेट करेंगी, टेरेन, ट्रुप्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैटल। जैसा आपने अभी बताया था कि भाई 500 बॉम्ब्स वगैरह को इस तरह से वो अब जो इक्विपमेंट है, क्योंकि रूस के भी जो लॉसेस हैं वो काफी हैं, करीब 290 के करीब एयरक्राफ्ट और 260-70 हेलीकॉप्टर्स लूज करने के बाद अब ये चाहेगा कि वो इम्प्रोवाइजेशन लाए बैटलफील्ड में, जिससे एक तो लो जो हिटिंग डिलीवरी सिस्टम है उनको इस्तेमाल करेगा, जिससे वो रेडार के निशाने पे या उनके होराइजन पे ना आए। तो इसकी वजह से वो ये चाहेगा कि भाई बाखमुत पे जितनी जल्दी हो सके वो अपना कब्जा करे। ठीक है, अभी तक तो रशिया की जो कामयाबी है वो उतनी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन रशिया भी इस ऑपरेशन में कोई हेस्टिली ऑपरेशंस लॉन्च नहीं करना चाहता। एक शार्प रिएक्शन सुधाकर सर आपका चाहूंगी। रमजान कादिरोव की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसमें कहीं ना कहीं क्रीमिया को लेकर डर भी उनका साफ नजर आ रहा है कि क्रीमिया पर हमला हो सकता है, तो इसमें आपको क्या लगता है? प्रतिभा, ये बहुत बढ़िया ब्रिलियंट सवाल आप पूछ रहे हैं। क्रीमिया एक किस्म का रेड लाइन है एज फार एज रशिया इज कंसर्न। अगर क्रीमिया के ऊपर खतरा बढ़ते जाएगा तो रशिया किसी भी हालत में इसको होने नहीं देंगे। उसका काउंटर एक्शन कहीं ना कहीं दिखेगा। मैं सिर्फ एक कुछ कहना चाहता हूं ये बाखमुत के बारे में। बाखमुत एक ऐसा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से करीब 4 से 6 रास्ता डोनबास रीजन यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन की तरह निकलता है, और यूक्रेन ये किसी भी हालत में उसको ओपन छोड़ेंगे नहीं।
रशिया जीत चुकी है, इसमें कोई शक नहीं ठीक है। है। और रशिया के हाथ से ये छीन के वापस लेने की कोशिश करते रहेंगे, लगातार काउंटर ऑफेंसिव होते रहेगा। एक तरफ रशिया लेते रहेंगे, दूसरी तरफ यूक्रेन इसको नाकारा करने की कोशिश करेंगे। बागमुत में रूस का दरअसल भीषण अटैक देखा गया। कीचड़ में फंसे यूक्रेनी टैंक पर किस तरीके से हमला हुआ, उसकी तस्वीरें पहले दिखा देते। ये देखिए यूक्रेनी टैंक किस तरीके से रूस के आर्टिलरी अटैक में हो गया तबाह, उसकी तस्वीर आपके सामने है। वक्त रहते टैंक से बाहर किसी तरह निकल गए यूक्रेनी सैनिक, लेकिन किस तरीके से टैंक तबाह हुआ ये आप देख रहे हैं। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमले की कोशिश की, ये बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की कोशिश यूक्रेन की ओर से की गई। रशियन फोर्सेस ने यूक्रेनी फौज का हमला नाकाम कर दिया। ब्रिटिश अखबार का यूक्रेनी कमांडर के हवाले से ये बड़ा दावा सामने आया है। आपको बता दें ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर इस वक्त रूस का कब्जा है और इसी को नाकाम करने की कोशिश यूक्रेन ने की। इस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। रूसी फोर्स ने यूक्रेन की इस कोशिश को, इस हमले को नाकाम कर दिया। तो यूक्रेन का प्लान ज़ैपोरिज़िया किस तरीके से हुआ फेल, इसकी कुछ जानकारी आपके सामने। नीपर नदी के रास्ते ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला किया गया। यूक्रेनी फोर्स के 600 लड़ाके इस हमले में शामिल थे। बता दें आपको, प्लांट पे तैनात रूसी फोर्स ने टैंक्स, आर्टिलरी से गोले बरसाए। यूक्रेनी फोर्स की हाइमार्स के साथ थी हमले की पूरी तैयारी। 3 घंटे के युद्ध के बाद यूक्रेनी लड़ाके वापस लौट गए। यूक्रेन के 90 सैनिक इस ऑपरेशन में मारे भी गए और ये इस जानकारी का जो सोर्स है द टाइम्स है। लेकिन आपको बता दें कि जो कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुकेश कौशिक सर, ज़ैपोरिज़िया जो है वो किस तरीके से सेंसिटिव है, ये बार बार हम कई बार बता चुके हैं और इस पर यूक्रेन ने जो कोशिश की हमले की उसे नाकाम कर दिया गया। कैसे देखते हैं सर इसे आप? देखिए, ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा जो वापस लेना चाह रहा था यूक्रेन, जाहिर तौर पर वहाँ पर पावर प्लांट है, पूरे यूक्रेन को बहुत हद तक पावर सप्लाई उधर से होती है। अगर वो वापस मिल जाता है तो उसकी प्राणवायु वापस आ जाएगी। मैं बीच में आपको बताना चाह रहा था, कादिरोव की जो टिप्पणियां थी, आपने जितनी भी चेतावनियां उसकी गिनाई थी वो भपकियां थी और जितने भी आपने डर गिनाए थे वो असलियत थी। तो क्रीमिया में घुसने का उनको डर है, ये भी कि रूस के इलाके में लड़ेंगे तो उनको ज्यादा नुकसान होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल वैसा ही कहना है, अगर रूस यूक्रेन में वॉर लड़ रहा है तो फिर तो आपको फायदा होना चाहिए था यूक्रेन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जो क्रीमिया पर हमले का डर है वो कादिरोव के बयान में समाया हुआ था। न्यूक्लियर हाई अलर्ट से जुड़ी अगली बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि बेलारूस की सीमा पर तैनाती बढ़ाएगा यूक्रेन। बेलारूस में रूस की सैन्य गतिविधि बढ़ने से यूक्रेन में अलर्ट है। तो बेलारूस की सीमा पर तैनाती बढ़ाएगा यूक्रेन, ये बड़ा फैसला लिया गया है। बेलारूस में रूस की तरफ से जो सैन्य गतिविधि बढ़ी है उसके बाद यूक्रेन अलर्ट पर है। तो बेलारूस सीधे तौर पर इस युद्ध में भले ही शामिल ना हो, लेकिन रूस की कहीं ना कहीं वो मदद कर रहा है। जो बात यूक्रेन को लगातार परेशान कर रही है, नेटो कंट्रीज को लगातार परेशान कर रही है और ऐसे में अब सैन्य गतिविधि यहां बढ़ती हुई। बेलारूस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर होगी इस्कंदर M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया बॉर्डर पर तैनाती होगी। बेलारूस में रूसी राजदूत बोरिस ग्राइज़लोव का ये बड़ा खुलासा जो सामने आया। तो क्या है ये बड़ा दावा, इससे जुड़ी हुई क्या है जानकारी आपके सामने जल्दी से हम रख देते हैं ताकि आप समझ सके कि इस वक्त किस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं। बेलारूस का बॉर्डर एट टेंशन। तो ये जो एम्बेसडर है बेलारूस में, रशियन एम्बेसडर बोरिस, इनकी तरफ से क्या किया गया? बेलारूस के पश्चिम बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैयारी है। सर्गेई शोइगु, रूस के रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि बेलारूस को रूस से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये यहाँ इनके बॉर्डर पर तैनाती की बात आपको याद होगा पुतिन की ओर से कही गई थी। साथ ही साथ इस्कंदर M टैक्टिकल मिसाइलें यहाँ पर तैनात होगी, ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा रूसी मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, इस बात की जानकारी भी साझा की गई थी। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया बॉर्डर पर होंगी तैनाती। ये नेटो कंट्रीज है, बहुत अहम है ये जानना आपके लिए कि ये तीनों नेटो कंट्रीज है जहां पर
पर इनकी तैनाती की बात कही जा रही है और यही सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी की वजह है। बेलारूस के कुछ अटैक एयरक्राफ्ट अब एटमी वेपन से लैस है। ऐसे में चिंता लगातार बढ़ती हुई, टेंशन लगातार इस इलाके में बढ़ता हुआ। तो ये देखिए, ये मैप भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये बेलारूस है, ये रशिया है, ये इसका सहयोगी देश बेलारूस है, ये आपको यूक्रेन नजर आ रहा है और ये देख रहे हैं आप एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और ये यहाँ पोलैंड है। कट रहा है लेकिन ये पोलैंड है। तो बेलारूस ने जब पहले परमिशन दी थी ये कहते हुए कि हम यहाँ पर रशिया के न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स को अलाउ कर रहे हैं क्योंकि नेटो कंट्री से हमें थ्रेट है, तो पहले शुरुआती थ्रेट पोलैंड को बताया गया था, लेकिन अब इन बॉर्डर एरियाज पर तैनाती की जा रही है। तो ऐसे में हालात भयावह बने हुए हैं, टेंशन लगातार एस्केलेट हो रहा है। विनोद सर, आपसे मेरा सवाल है कि ये स्थिति कितनी ज्यादा और खराब होगी? देखिए, ये जो मूव हो रहा है ये पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि रशिया के पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। और जिस तरह से अभी आपने देखा हाल ही में फिनलैंड ने जैसे ही नेटो को ज्वाइन किया है, तो करीब 1300 किलोमीटर की जो बाउंड्री है रशिया की, वो बिल्कुल नेटो अलाई के पास आ गई है। और इसी बात से ये युद्ध शुरू हुआ था। अगर आपको याद है कि यूक्रेन को वो नहीं चाहता था रशिया कि वो नेटो में शामिल हो, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर इस तरह के एक्शन हुए हैं तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो वहाँ इस तरह के जो न्यूक्लियर या एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय करेगा और वो एक काउंटर अमेरिका के आगे या नेटो जो अलायंस है उसके आगे रखेगा। और अगर रशिया को बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है तो अब उसके पास कोई ज़्यादा विकल्प बचते नहीं है, तो वो अपनी जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है उसके बारे में सोच सकता है। हालांकि ये करना बहुत बड़ा रिस्क होगा रशिया के लिए भी, लेकिन जिस तरह से पूरा विश्व इस न्यूक्लियर होलोकास्ट की तरफ मुहाने के खड़ा हुआ है, तो बेलारूस में इस तरह के जो डिप्लॉयमेंट है ये काफ़ी चिंता का विषय है। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ा टर्म आपने यूज किया, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। तो देखिए, रूस के परमाणु हमले से बचने की तैयारियां भी सर शुरू हो गई है। तुर्की, सर्बिया बना रहे हैं न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम। नेटो देशों के लिए परमाणु वार्निंग सिस्टम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो रशिया की ओर से लगातार जो परमाणु धमकी दी जा रही है उससे नेटो किस तरीके से डर गया है, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रख देते हैं और फिर अपने गेस्ट से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये थ्रेट आखिरकार कितना बड़ा है। देखिए, तुर्की और सर्बिया की यूनिवर्सिटी की तैयारी सामने आई है और वो तैयारी क्या है उससे जुड़ी हुई जानकारी ये आपके सामने। परमाणु हमले से पहले चेतावनी देगा सिस्टम, ये सिस्टम तैयार किया गया है। नेटो बॉर्डर, बता दें, नेटो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये हमले से पहले ही सुरक्षा के लिए वार्निंग दे दिया जाएगा इसकी तरफ से। नेटो को रूस से है परमाणु हमले का खतरा। वहां रूस, बेलारूस कह रहे हैं कि हमें नेटो कंट्रीज से खतरा है, तो नेटो कंट्रीज उल्टी बात कह रहे हैं। पिछले 3 महीने से वार्निंग सिस्टम पे काम जारी है और अब इस सिस्टम को तैयार करने के लिए जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए ये कंट्रीज। नेटो को रूस से परमाणु हमले का खतरा लगातार सता रहा है, इसीलिए इस सिस्टम को जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है और इसी के लिए काम लगातार जारी है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठ खड़े होते हैं। नेटो को न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो उठ खड़ा होता है। तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपके सामने हम रख देते हैं। क्यों पड़ी आखिरकार नेटो को न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम की जरूरत? क्या नेटो को न्यूक्लियर अटैक का खतरा सता रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या नेटो न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। अगला बड़ा सवाल, नेटो को किससे न्यूक्लियर अटैक का खतरा सता रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन तमाम सवालों पर लगातार हम अपने मेहमानों से चर्चा भी कर रहे हैं और एक बार फिर से अपने मेहमानों का मैं रुख करना चाहूंगी। सुधाकर सर, सवाल यहाँ पर यही है, आखिरकार नेटो को किससे खतरा सता रहा है? प्रतिमा, ये लड़ाई की 1 साल से ज्यादा हो चुका है। मेरे अंदाज से आज पहली बार शायद आप बहुत ही सेंसिटिव, बड़े नाजुक सब्जेक्ट आप चर्चा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सिचुएशन मिलिट्री साइंस के मुताबिक परिस्थिति ऐसा बनते जा रहा है, एक सिचुएशन कहते हैं प्यूनिटिव डेटरेंस। रशिया को धकेलते हुए उसको ऐसा थ्रेशोल्ड पे लिया जा रहा है जहां से ये मजबूरन प्यूनिटिव डेटरेंस की कोर्स ऑफ एक्शन को रिसोर्ट कर सकना। व्हाट इज प्यूनिटिव डेटरेंस? मेरे अंदाज से जो भी थ्रेट या कोई हमला यूरोप या नेटो कंट्रीज के ऊपर दिया जाएगा, इसको प्यूनिटिव डेटरेंस नहीं माना जाएगा। प्यूनिटिव डेटरेंस उसको कहा जाएगा जो
जो एक्चुअल स्पॉन्सर है यूएस, मेनलैंड, होमलैंड ऑफ यूएस के ऊपर अगर कोई थ्रेट ये बरकरार करके रख सकते हैं तो उसको प्यूनिटिव डेटरेंस, तब जाके लड़ाई समाप्त हो सकता है। यूरोप के ऊपर कोई हमला होता है तो उसका बरखलाफ एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ विंड ये यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल यूरोप में इस दिशा में होता है कि हवा रशिया की तरफ बहती रहती है। न्यूक्लियर रेडिएशन रशिया की तरह उसका बुरा असर डालने का बड़ा खतरा रहता है। तो मेरे सोच विचार के मुताबिक शायद ये आईसीबीएम या हो सकता है स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल मिसाइल्स यूज करेंगे। न्यूक्लियर मिसाइल शायद यहाँ पे यूज ना करके अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इस्तेमाल होने का खतरा है। बैक टू यू प्रतिभा। विनोद सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड आई कैन बी रॉन्ग, क्या रशिया को इस बात का अंदाजा था, क्योंकि लंबे समय से इस बात की मांग फिनलैंड कर रहा था कि उसे नेटो का हिस्सा बनना है, इसीलिए पहले से ही बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान कर दिया गया? क्योंकि अब फिनलैंड में कभी भी अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो रशिया ने सेफर साइड पहले ही ऐसे नेटो के मुहाने पर वेपन्स की तैनाती कर दी है। हाँ बिल्कुल, देखिए कई इस तरह के देश थे जो जिन्होंने नेटो से गुहार लगाई थी कि उनको नेटो में शामिल किया जाए, और यूक्रेन, फिनलैंड उसमें से था, स्वीडन एक ऐसा देश है, और काफ़ी सोच विचार के बाद और ख़ासकर तुर्की से काफ़ी विरोध आ रहा था। लेकिन जब फिनलैंड को सदस्यता दी गई तो ये रशिया के लिए एक बड़ा चिंता का सबब बन गया, और इससे जब से उसको सदस्यता दी गई है, जिस तरह से रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है, जिस तरह से रीडिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो रहे हैं, वो जैसे अभी जनरल सुधाकर साहब ने बताया था, वो काफ़ी महारत रखते हैं इन मामलों में, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्यूनिटेटिव जो डेटरेंस है, अगर इस तरह से रशिया को पुश किया जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखिए जर्मनी को आपने इस तरह से पुश कर दिया था तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचे थे। तो ये फिनलैंड का नेटो में आना, स्वीडन का इन वेटिंग रहना, और यूक्रेन को तो जाहिर है वो अभी सदस्यता नहीं देंगे क्योंकि आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा, और वो ना तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है और ना रशिया। तो ये जो उनका डिप्लॉयमेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेटो एयर स्पेस के पास पहुंच गया रशियन जेट, रशियन सुखोई 27 बाल्टिक में नेटो एयर स्पेस के पास पहुंचा। रूसी जेट के खिलाफ तुरंत हरकत में आए नेटो के एयरक्राफ्ट। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, और बता रहे हैं कि हालात किस तरीके से लगातार खराब होते गए। रशियन सुखोई 27 बाल्टिक में नेटो एयर स्पेस में किस तरीके से दाखिल हुआ और रूसी जेट के खिलाफ तुरंत एक्शन में नजर आए नेटो के एयरक्राफ्ट। और इस बीच नेटो पर ज़ेलेंस्की की ओर से बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। यूक्रेन के बिना यूरोप की सुरक्षा संभव नहीं, ये बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के बिना नेटो यूरोप को नहीं बचा पाएगा, ये बहुत बड़ा बयान ज़ेलेंस्की की ओर से दिया गया है कि यूक्रेन के बिना नेटो यूरोप को नहीं बचा पाएगा। देखिए, उत्तर कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर कोरिया की सनसनीखेज साइबर चोरी का मामला सामने आया है। चुराई गई क्रिप्टो करेंसी का सैन्य इस्तेमाल उत्तर कोरिया की तरफ से किया जा रहा है। खबर आ रही है सामने, फंड का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में उत्तर कोरिया की ओर से किया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यूएस, साउथ कोरिया और जापान ने ये संगीन आरोप लगाए। तो देखिए, एटमी मिसाइल में साइबर चोरी का ईंधन, इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। किस तरीके से एक बार फिर से किम जोंग एक्सपोज हुआ है। एटमी मिसाइल में साइबर चोरी का ईंधन, आर्थिक साइबर क्राइम के जरिए एटमी प्रोग्राम के लिए फंड जुटा रहा है उत्तर कोरिया। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ से। संयुक्त बयान उनकी तरफ से जारी किया गया। चुराई गई क्रिप्टो करेंसी फंड का इस्तेमाल उत्तर कोरियाई न्यूक्लियर प्रोग्राम में किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा दावा किया गया। उत्तर कोरियाई हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी कोष में की थी चोरी, और इसी से वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरीके से कर रहे थे सपोर्ट, ये खबर सामने आई है। आर्थिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए किम ने ये नया रास्ता निकाला, ये खबर सामने आई। उत्तर कोरिया के सरकारी अधिकारी मिसाइल प्रोग्राम के लिए फंड जुटाते हैं, और ऐसा करने के लिए ये अधिकारी जाली पहचान पत्र और राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी दिखाते हैं, ये खबर सामने आई। ऐसा कर ये अधिकारी यूएन के प्रतिबंधों को अंगूठा दिखा रहे हैं। तो यानी यूएन के सैंक्शंस का तो असर हुआ नहीं। कुल मिलाकर विनोद सर, यहाँ पर ये सब तो करने के बाद यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यूएन सैंक्शंस का तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये बताइए कि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान का ये संयुक्त बयान क्या दिखाना चाह रहा है कि सैंक्शन से तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने एक्सपोज कर भी दिया किम को, तो किम को क्या फर्क पड़ रहा है?
Could you just report? Could you repeat the question, please? सर देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई कि भाई क्रिप्टो करेंसी का जो ये इन्होंने साइबर चोरी की, उसको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब सैंक्शंस का किम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बावजूद न्यूक्लियर टेस्ट करता आ रहा है किम जोंग उन, तो इस रिपोर्ट के खुलासे से भी किम जोंग उन को क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, किम जोन्स एक बिल्कुल ही जुनूनी पॉलिटिकल लीडर हैं और सब दुनिया को मालूम है कि भाई वो किस तरह का मेंटालिटी या किस तरह की थिंकिंग रखते हैं और जिस तरह से वो दिन पे दिन अपने जो नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं या उनको अमली जामा पहना रहे हैं, तो उनको फाइनेंसेस की बहुत ज़रूरत है। और देखिए, वॉर इज़ ए वेरी कॉस्टली हॉबी और अगर आपको इसमें इंडल्ज रखना है या अपने आप को करेंसी में रखना है, तो इस तरह के जो उसको फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। और नॉर्थ कोरिया की भी कोई, देखिए आप चाहे उसकी माली हालत देखें, चाहे उसकी सामरिक हालत देखें, तो कोई बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त या हेल्दी स्टेट नहीं है। तो इस तरह वैसे नहीं पड़ता, ये आपने बड़ी बात कही है। रूस की आर्मी का डोनेस्क में बड़ा एक्शन देखा गया है। बता दें आपको, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला देखा गया है। पहली बार रूसी डोनेस्क आर्मी कॉर्प का वीडियो सामने आया है। यहाँ होवित्जर से यूक्रेनी ठिकानों पर किस तरीके से हमला किया गया, उसका वीडियो आप देख रहे हैं। ताइवान के नजदीक चीन का बड़ा सैन्य एक्शन देखा जा रहा है। बता दें आपको, ताइवान बॉर्डर के नजदीक दिखे चीन के 71 लड़ाकू विमान। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ताइवान स्ट्रेट में चीन के 9 शिप भी मौजूद है। चीन के सैन्य मूवमेंट पर ताइवान की नजर है। वन चाइना पॉलिसी का राग अलापने वाले चीन की किस तरीके से घेराबंदी का प्लान जो है वो सामने आया है और टारगेट पर कौन है? ताइवान। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने। ताइवान बॉर्डर के नजदीक 71 चीनी विमान मौजूद है। हालात खराब होते हुए ताइवान स्ट्रेट पे दिखे चीन के 9 नेवल शिप। 45 लड़ाकू विमानों ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा पार की है। J-10, J-16 लड़ाकू विमान, H-6 के बॉम्बर यहां पर मौजूद है। 10 अप्रैल तक जारी रहेगा चीन का भीषण युद्धाभ्यास। तो हालात लगातार यहां पर खराब होते हुए, सुधाकर सर, सवाल यहां पर सबसे बड़ा कि एक और युद्ध का वॉर फ्रंट यहां पर क्या खुलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चीन जो है वो वन चाइना पॉलिसी की बात बार बार करता है और इसके तहत वो बार बार ये जो किसी भी तरीके से, चाहे वो वॉर ड्रिल करके कोई ना कोई मैसेजिंग देने की कोशिश बार बार कर रहा है, चाहे वो अमेरिका को हो चाहे वो ताइवान को। प्रतिमा, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आप उठाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसी कभी ना कभी चाइना जो है ताइवान को इंटीग्रेट करेगा बाय पीसफुल मीन्स और बाय फिजिकल मीन्स इफ देयर एक्चुअली पुश कम्स टू शव। लेकिन ये समय जो है, टाइमलाइन, ये टाइम विल से कि कब करेंगे। मेरे अंदाज के मुताबिक ये इतने जल्दी करने वाले नहीं है, क्योंकि अभी इन ऑल पॉसिबल एनालिसिस आज के दिन में चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है, इसकी कैपेबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन का जो मुद्दे थे अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। 2027 तक उम्मीद है कि इनकी कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन, बीट ऑफ मैकेनाइजेशन, इंटेलिजाइजेशन या एआईजेशन, ये जो कहते हैं अलग अलग हेडिंग के नीचे, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए चाइना इन ऑल सेंस, ऑल माय प्रैक्टिकल एनालिसिस इंडिकेट्स कि इट इज बाइंग टाइम। जो भी कुछ हरकत कर रहे हैं दिखावा है, नंबर 1। नंबर 2, वो कभी नहीं चाहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी जो लड़ाई सेंट्रल यूरोप में है वहां से शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक में इस स्थिति में आ जाए। नहीं तो उनका जो दरवाजे पर ये लड़ाई जो है ठकठकाना शुरू करेगा और ये किसी भी हालत में आज के दिन में लड़ाई जीतने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए वो हमेशा प्रयास करेंगे कि सेंट्रल यूरोप में, यूक्रेन में जो लड़ाई है किसी भी तरह और लंबा खिंचती जाए और वहीं पे वेस्टर्न अलायंसेस को एग्जॉस्ट कर दें। बैक टू प्रतिमा जी।
मुकेश सर, आप अग्री करते हैं जो सुधाकर सर कह रहे हैं, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था तो लेकिन उससे पहले कई बार वार्निंग दी गई थी उसकी तरफ से, कई बार कहा गया था कि जो मैं कह रहा हूं वो आप मान लीजिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि एक रातों रात इस तरीके से हमला हो जाएगा। क्या यहाँ पर स्थिति इतर आपको नजर आती है या यहाँ पर भी केवल मैसेजिंग तक ही बात रहेगी? नहीं, 2-3 रियलिटीज हैं ताइवान के बारे में। ताइवान इंडो पैसिफिक कंट्री है और वो जाहिर है नाटो का सदस्य नहीं है, तो ऐसे में अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो उसको बचाने की जिम्मेदारी उस अमेरिका की होगी जो खुद वन चाइना पॉलिसी पे भी विश्वास करता है। तो ऐसे में कभी भी चीन नहीं चाहेगा कि उसका युद्ध और या भी परोक्ष रूप से भी मुकाबला अमेरिका से हो। तो जो भी कुछ हो रहा है, पिछले दिनों भी जब वहाँ के स्पीकर का वहाँ का दौरा होना था तब भी वहाँ पर यही हुआ था कि उन्होंने अपने वॉरशिप भेजे थे, जबकि वॉरशिप दूर दूर तक ताइवान के पास नहीं थे। इस बार भी जो इन्होंने फाइटर जुटाए हैं वो भी बीटिंग अराउंड द बुश है और वो बिल्कुल साफ भभकियां हैं, उसमें कोई दम नहीं है। ताइवान पर हमले की कोई योजना, कोई इरादा, कोई नियर फ्यूचर में चीन का नहीं हो सकता। चीन की पीएलए कर रही है 3 दिन की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। पीएलए की वॉर ड्रिल में तीनों सेना का एक्शन भी नजर आ रहा है। ताइवान के बेहद नजदीक चल रही है पीएलए की वॉर ड्रिल। ये वीडियो देखिए आप। चीन की पीएलए किस तरीके से 3 दिन की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल कर रही है, उसका वीडियो भी अब सामने आ गया। ताइवान के बेहद नजदीक चल रही है पीएलए की ये वॉर ड्रिल। उधर पीएलए की ईस्टर्न कमांड का नया वीडियो भी सामने आ रहा है, आपके सामने रख देते हैं इस वीडियो को। ताइवान स्ट्रेट में चीनी कमांड की युद्धक तैयारी का वीडियो सामने आया है। लगातार दूसरे दिन ताइवान स्ट्रेट पे पेट्रोलिंग और ड्रिल का वीडियो सामने आया है। लड़ाकू विमान और चीन की वॉरशिप्स का संयुक्त अभ्यास इस वीडियो में देखा जा सकता है। ताइवान के नजदीक दिखा चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर। बता दें आपको, ताइवान के पूर्वी इलाके शानडोंग की मौजूदगी मूवमेंट को चीन ने बताया वॉर ड्रिल का हिस्सा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मूवमेंट को चीन ने वॉर ड्रिल का हिस्सा बताया। ताइवान के नजदीक दिखा चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर। तस्वीरें आपके सामने हैं। ताइवान के पूर्वी इलाके शानडोंग की मौजूदगी मूवमेंट को चीन ने वॉर ड्रिल का हिस्सा बताया। विनोद सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। तो ये लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, इसको वॉर ड्रिल का हिस्सा बता रहा है चीन, लेकिन मैसेज साफ। बिल्कुल, देखिए चीन अपना जो पावर प्रोजेक्शन है उसको बरकरार रखना चाहता है। अगर आपको याद हो, अगस्त 22 में वहाँ करीब 14 जो चाइनीज़ नेवी के जो वेसल्स थे वो देखे गए थे। 66 एयरक्राफ्ट ने उनका जो एयर डिफेंस जोन था उसको इंक्लूड किया था, लेकिन ताइवान इससे बिल्कुल बरगलाया नहीं था। इस तरह की जो बिकॉज अगर आप देखें जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है वो करीब 100 किलोमीटर लंबी है और उसकी जो मिडिल लाइन है या जो वो उसका बॉर्डर बनती है। तो ताइवान बिल्कुल घबराने वाला देश नहीं है और खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध से उसने काफ़ी कुछ सीखा है। और जिस तरह की देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अगर आप ईस्टर्न ताइवान को देखें तो वहाँ जिस तरह के जो स्मॉल हिल्स हैं या पहाड़ियाँ हैं वो एक नेचुरल डिफेंस प्रदान करती हैं ताइवान को। और जिस तरह का सपोर्ट है, देखिए ताइवान एक टेक्निकल पावर हाउस है, एक बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सेमीकंडक्टर्स का या जो चिप्स का प्रोड्यूसर है। तो अमेरिका का जितना साथ है, जिस तरह 30 बिलियन का उसको सपोर्ट मिला हुआ है, तो ताइवान बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। और देखिए सेल्फ अपनी रेवेन्यू जनरेट करता है, तो ताइवान किसी भी किस्म के प्रेशर में नहीं है। लेकिन हाँ, चीन उसको प्रेशर में रखना चाहेगा, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट अमेरिका उसको प्रदान कर रहा है, ताइवान खड़ा होगा। और ताइवान यूक्रेन जैसी हालत में नहीं है। ताइवान के पास अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी पोटेंट है, तो वो उसको पूरा अमल में लाएगा। और जिस तरह से उसको विश्व समुदाय का साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि चीन कोई इस तरह का मिसएडवेंचर करेगा। हाँ, एक वल्नरेबल पीरियड 2024-25 में ज़रूर बनता है जब ताइवान में वहाँ इलेक्शन होंगे, तो वो हो सकता है उनको मैनिपुलेट करना चाहे। चीन से युद्ध के लिए अमेरिका तैयार है, यह अमेरिकी सांसद माइकल बैकॉल की ओर से कहा गया है। ताइवान पर हमला हुआ तो चीन से सीधा युद्ध होगा। तो ताइवान को लेकर अमेरिका की क्या है मंशा,
ये अमेरिकी सांसद की ओर से साफ किया गया। अमेरिकी कांग्रेस चीन से सीधा सैन्य टकराव की इजाजत देगी। ताइवान दौरे पर है अमेरिकी सांसद माइकल मैकॉन। तो अमेरिका वर्सेस चीन महायुद्ध का सीन कैसे बन रहा है, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने जल्दी से। अमेरिकी सांसद के बयान की टाइमिंग बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। समझा दें आपको, ताइवान स्ट्रेट पे युद्धाभ्यास कर रही है चीन की सेना, जिसके विजुअल हमने आपके सामने रखे। 71 लड़ाकू विमान और 9 शिप ड्रिल में शामिल हैं। ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। ताइवान के खिलाफ बेहद आक्रामक है चीन और अपना रुख समय समय पर साफ कर रहा है। अमेरिकी सांसद के बयान से चीन और ज्यादा भड़क सकता है, ये साफ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका इस पर कुछ भी करने को तैयार है। माइकल मैकॉन ने क्या कहा है, ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। सुधाकर सर, तो इस अमेरिका के इस बयान के बाद अब चीन का रुख क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रतिभा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आप पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। बिल्कुल, इसमें ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचना चाहिए। ये क्लेम काउंटर क्लेम, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशन चलते रहेंगे, धमकियां भी चलते रहेंगे। जैसे ब्रिगेडियर विनोद साहब ने और मुकेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है। ये इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। 2024 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इसमें किसी भी हालत में रिपब्लिकन्स वो दे वांट टू बाउंस बैक टू पावर, तो ये चीज एक बहुत केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। इसको मद्देनजर रखते हुए यूएस को कैलिब्रेट करना है। यूएस किसी भी हालत में, आज लिख के दे देता हूँ, यूक्रेन की लड़ाई में यूएस और वेस्टर्न अलायंसेस कभी नहीं जीत पाएंगे, रशिया आखिरी में जीतेगी। तो यहाँ पे हार तो आप डेमोक्रेट्स की हार इधर आप गारंटेड है। इसी तरह ताइवान एक ऐसे मिसएडवेंचर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं सर। यरूशलेम में पुलिस फोर्स और नागरिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ गई है। अल लिसाविया शहर में हिंसक झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां फिलिस्तीनी और इजरायली फोर्स में भीषण टक्कर हुई है। तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, हमने आपको इससे पहले दिखाया था किस तरीके से हालात भयावह बने हुए हैं, और ये तस्वीरें कहानी को बयां कर रही हैं। और एक और तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन हालात किस तरीके के बने हुए हैं। यरूशलेम में पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम से हमला किया।